आज हम सीखेंगे नेस्टेड लूप इन पाइथन यानी कि पाइथन में नेस्टेड लूप क्या होती है। नेस्टेड लूप का मतलब ये होता है कि आपके पास एक आउटर लूप होती है और उस आउटर लूप के अंदर ही आप एक इनर लूप लिखते हैं। इसे नेस्टेड लूप कहा जाता है क्योंकि ये खुद एक लूप के अंदर लिखी गई है। यानी कि नेस्टेड लूप कहते हैं लूप इनसाइड अ लूप, यानी कि आपकी जो असल लूप होती है उसके अंदर ही आप एक और लूप लिख दें, इसे हम नेस्टेड लूप कहते हैं। तो आइए अब हम इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि नेस्टेड लूप को किस तरह से लिखा जाता है। अब यहां पे अगर आप देखें तो यहां पे हमारे पास ये एक आउटर लूप है, फॉर लूप, जो कि यहां पे लिखी गई है। ये इसका काउंटर वेरिएबल है और इसके साथ ही हम रेंज फंक्शन का इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि एक सीक्वेंस जनरेट कर रहा है। रेंज टू का क्या मतलब है, यहाँ पे क्या सीक्वेंस पैदा होगा, यहाँ पे एक सीक्वेंस होगा जो कि 0 से शुरू होगा, कॉमा 1 तक चलेगा, लेकिन 2 उसमें शामिल नहीं होगा। तो इस सीक्वेंस के ऊपर ये वाली जो फॉर लूप है ये ऑपरेट कर रही है और ये हमारी आउटर लूप है। तो इस सीक्वेंस में अगर आप देखिए तो टोटल 2 एलिमेंट्स हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हमारी जो आउटर लूप है ये 2 टाइम्स रन होगी। अब इसका जो अंदर वाला एरिया है वहां पे हमने एक स्टेटमेंट लिखी हुई है प्रिंट आई, जहां पे आई की वैल्यू प्रिंट होगी। और फिर आप देखिए कि इसी लूप के अंदर ही हम एक और लूप लेकर आ रहे हैं जो कि हमारी इनर लूप है। अब ये जो इनर लूप जो कि आउटर लूप के अंदर लिखी गई है ये दरअसल हमारे पास नेस्टेड लूप कहलाती है। इस इनर लूप का अपना एक स्ट्रक्चर होगा और ये अपने तौर पे रन करना शुरू करेगी। इस फॉर लूप को अगर आप देखें तो ये जे से शुरू हो रही है। इसका जो वेरिएबल है, काउंटर वेरिएबल, वो जे है और इसके अंदर जो हमने सीक्वेंस एक मिसाल के तौर पे सेट किया हुआ है वो 10 to 13 है। यानी इसमें क्या होगा कि हमारा जो सीक्वेंस यहां पे पैदा होगा वो 10 से शुरू होगा, कॉमा, उसके बाद 11, कॉमा 12, लेकिन 13 इसमें शामिल नहीं होगा। तो इस सीक्वेंस के ऊपर ये वाली फॉर लूप काम करेगी और हम यहां पे कर क्या रहे हैं, हम जे की वैल्यू को प्रिंट कर रहे हैं। तो इसमें होता यह है जब ये लूप चलना शुरू होती है तो आई की वैल्यू अगर यहाँ पे स्टार्ट होती है 0 से, तो इसका मतलब ये हुआ कि इस लूप की पहली आइट्रेशन होगी और फिर इसके अंदर जो इसकी बॉडी है, जो इनर लूप है, वो अपनी सारी आइट्रेशंस मुकम्मल करती चली जाएगी। यानी कि अगर आप देखिए यहाँ पे कि जो हमारी इनर लूप है उसके अंदर टोटल कितनी आइट्रेशंस बन रही हैं, यहाँ पे सीक्वेंस के मुताबिक इसके अंदर टोटल 3 आइट्रेशंस बन रही हैं। तो पेरेंट लूप, जिसको पेरेंट लूप भी कहते हैं, आउटर लूप जो है इसकी पहली आइट्रेशन के दौरान ये अंदर वाली अपनी 3 आइट्रेशंस मुकम्मल कर लेगी। उसके बाद जब इसकी 3 आइट्रेशंस मुकम्मल होंगी, इसके 3 चक्कर मुकम्मल होंगे, यहाँ से कंट्रोल वापस यहाँ पे जाएगा और फिर जो हमारी आउटर लूप है वो अपनी अगली आइट्रेशन की तरफ बढ़ेगी और फिर जब इसकी अगली जो इसकी दूसरी आइट्रेशन रन होगी, फिर अंदर वाली जो आपकी इनर लूप है ये फिर से अपने 3 आइट्रेशंस फिर से कंप्लीट करेगी। तो इस तरह से ये एक इनर लूप काम करती है। तो अब अगर हम यहाँ पे इसका आउटपुट देखेंगे, इसी कोड को अगर मैं पाइथन में रन करूंगा तो क्या होगा कि आई की वैल्यू हमारे पास प्रिंट आई फर्स्ट आइट्रेशन, ये आउटर लूप की वजह से यहाँ पे 0 प्रिंट होगा। फिर जो अंदर वाली लूप है इसका जो सीक्वेंस हमने बताया था 10, 11, 12, वो प्रिंट हुआ, इसकी 3 आइट्रेशन मुकम्मल हुई। फिर जो हमारी आउटर लूप है उसकी अगली आइट्रेशन में आई की वैल्यू 1 होगी, वो प्रिंट होगी और फिर उसके बाद जो अंदर वाली लूप है वो अपनी 3 आइट्रेशंस इस तरह से मुकम्मल कर रही है। तो इस तरह से एक फॉर लूप काम करती है, नेस्टेड फॉर लूप। आइए अब हम इसको प्रैक्टिकल करके देखते हैं। तो मैंने आपके सामने ये विजुअल स्टूडियो कोड ओपन कर लिया है। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हम लिखेंगे फॉर और फिर हम यहाँ पे एक पेरेंट लूप का आगाज करने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ लूप वेरिएबल इन और फिर हम रेंज फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे। अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं एक रेंज सेट कर देता हूँ 3 और यहाँ पे मैंने कॉलन लगा दिया। तो वैसे अगर मैं इसको यहाँ पे प्रिंट करके देखता हूँ आई की वैल्यू को, अगर हम वैसे इस लूप को अगर चलाएं तो आइए देखते हैं कि हमारा क्या रिजल्ट आता है। तो जैसे यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा रन पाइथन फाइल के ऊपर
तो आपने देखा कि सबसे पहले i की वैल्यू 0 थी, वो प्रिंट हुई पहली आइट्रेशन में, फिर अगले आइट्रेशन में i की वैल्यू 1 हुई, फिर अगली आइट्रेशन में i की वैल्यू 2 हुई, और इस तरह से लूप 3 दफ़ा चली है, 3 टाइम्स इसने रन किया है। अब हम क्या करते हैं कि इसी फॉर लूप के अंदर हम जो भी स्टेटमेंट लिखेंगे वो उतनी ही दफ़ा रिपीट होगी। जैसे यहाँ पे मैं अगर करता हूँ प्रिंट i +1, अब देखते हैं हमारा क्या रिजल्ट आता है। मैं जो पुराने आउटपुट्स हैं उनको डिलीट कर देता हूं ताकि हमारा आउटपुट बिल्कुल वाज़े तौर पे दिखाई दे। अब आप देखिए कि पहले i की वैल्यू 0 प्रिंट हुई, फिर 0 + 1, रिजल्ट क्या आया आपके पास 1। फिर ये दोनों स्टेटमेंट्स एक ब्लॉक बना रही हैं। ये दोनों स्टेटमेंट्स अपनी आइट्रेशन मुकम्मल करने के बाद अगली आइट्रेशन में i की वैल्यू 1 हो जाएगी और i + 1 यहाँ पे 2 हो जाएगा। इसी तरह फिर अगली आइट्रेशन में i की वैल्यू 2 हो जाएगी और 2 + 1 3 हो जाएगा। तो दोनों स्टेटमेंट साथ साथ प्रिंट हो रही है। तो जो कुछ भी मैं इसके नीचे लिखता जाऊंगा वो फॉर लूप का हिस्सा होगा। अब मिसाल के तौर पे अगर मैं इसके नीचे ही एक और फॉर लूप का आगाज कर देता हूं। अब ये जो फॉर लूप है ये नेस्टेड लूप है, और यहाँ पे मैं वेरिएबल ले लेता हूँ j, और इसके अंदर हम एक रेंज सेट कर देते हैं, फॉर एग्जाम्पल 3 to 8। तो इसमें जो हमारा सीक्वेंस जनरेट करेगा रेंज फंक्शन, वो क्या होगा, वो स्टार्ट होगा 3 से, 4, 5, 6, 7, लेकिन 8 इसमें शामिल नहीं होगा। तो ये फॉर लूप इस सीक्वेंस के ऊपर ऑपरेट करेगी। उसके बाद यहां पे हम आ जाते हैं। जैसे ही अब आप देखिए कि मैं एंटर की प्रेस करता हूं, अब जो मेरा कर्सर है वो इस फॉर लूप से थोड़ा आगे दिखाई दे रहा है। उसकी वजह क्या है कि यहां पे हमने ये वाला जो एरिया, ये जो स्पेस हमने दी है 4 स्पेसेस, इसको एक टैब स्पेस कहा जाता है। ये एरिया दरअसल हमने ये किया इसलिए है ताकि हम नेस्टेड फॉर लूप का हिस्सा दिखा सकें। अब इसके नीचे जो स्टेटमेंट लिखूंगा वो नेस्टेड फॉर लूप का हिस्सा होगी। ऐसे यहां पे मैं लिखता हूं फॉर एग्जांपल प्रिंट j, तो ये वाली जो नेस्टेड लूप है j की वैल्यू प्रिंट करेगी। अब हम देखते हैं कि हमारा यहाँ पे क्या रिजल्ट आता है। अपने इस कोड को आसान करने के लिए मैं फिलहाल ये i + 1 यहाँ से निकाल देता हूँ ताकि हमें आउटर लूप के बारे में पता चले। ये हमारी जो ये लूप है ये आउटर लूप है, ये लिख देता हूँ मैं, ये हमारी आउटर लूप है, और ये वाली जो हमने अंदर लिखी है ये हमारी इनर लूप है। ये मैं साथ में कमेंट्स ऐड कर रहा हूँ, ये जो हैश टैग लगा के कर रहा हूँ ये कमेंट्स हैं ताकि आपको कोड का सही तरीके से समझ में आए। तो आइए देखते हैं, अब मैं इसको रन करके देखता हूं तो क्या रिजल्ट आता है। तो इस वक्त पुराने आउटपुट्स भी साथ में शो हो रहे हैं, उसको मैं डिलीट कर देता हूं ताकि जी, अब ये रिजल्ट हमारे सामने आ रहा है। अब इस रिजल्ट को अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पे इस पूरे रिजल्ट में सबसे पहले 0 प्रिंट हुआ है, यानी i की वैल्यू आपके पास क्या थी, वो थी 0। यहाँ पे मैं साइड पे लिख देता हूं i आपके पास फर्स्ट आइट्रेशन में था 0, और वो 0 यहाँ पे प्रिंट हो गया। फिर आप आते हैं आगे और फिर ये आपकी जो इनर लूप है ये एक्टिवेट होगी, और जैसे ही एक्टिवेट होगी तो j की स्टार्टिंग वैल्यू होगी 3, क्योंकि हमारा जो सीक्वेंस है उसके मुताबिक हमारी पहली वैल्यू 3 है। तो प्रिंट j 3 प्रिंट होगा। उसके बाद यहां से कंट्रोल वापस इसी लूप के अंदर ही रहेगा, और फिर j की अगली वैल्यू प्रिंट होगी जो कि होगी 4। उसके बाद j की अगली वैल्यू प्रिंट होगी जो कि होगी 5। इसी तरह आप देखिए कि अंदर वाली लूप अपनी आइट्रेशंस, अपने चक्कर मुकम्मल कर रही है, जबकि ऊपर वाली लूप की अभी तक सिर्फ पहली आइट्रेशन है। इसी तरह i की वैल्यू फिर j की वैल्यू 5 प्रिंट होगी, फिर 6 प्रिंट होगी, और फिर 7 प्रिंट होगी, और फाइनली आपके पास ये जो आपको आउटपुट नजर आ रहा है, ये सारी आइट्रेशंस जो हैं ये हमारी अंदर वाली इनर लूप ने कंप्लीट की। इसके कंप्लीट होने के बाद हम वापस जाते हैं ऊपर, और यहां पे हमारी आ जाती है पेरेंट लूप जो कि आउटर लूप है। इसकी अगली आइट्रेशन में i की वैल्यू 1 होगी। आप देख सकते हैं कि 7 के बाद फिर यहाँ पे 1 प्रिंट हो रहा है, और 1 प्रिंट होने के बाद फिर अंदर वाली लूप अपने चक्कर मुकम्मल करेगी, और जब ये अपने चक्कर मुकम्मल करेगी तो इसमें 3 प्रिंट होगा, 4 प्रिंट होगा, 5, 6, 7 तक ये अपनी सारी प्रिंटिंग मुकम्मल कर लेगी। फिर यहाँ से कंट्रोल वापस जाएगा ऊपर, और फिर यहाँ पे i की वैल्यू आपके पास हो जाएगी
नेक्स्ट उसमें आई की वैल्यू हो जाएगी 2। आप देख सकते हैं कि इसके बाद यहाँ पे 2 प्रिंट हो रहा है और फिर अंदर वाली जो लूप है वो अपने चक्कर मुकम्मल कर रही है 3, 4, 5, 6 और 7। और फाइनली जब ऊपर वाली जो लूप थी, जो हमारी आउटर लूप थी, उसने जो अपने जितनी भी आइट्रेशंस थी वो उसने मुकम्मल कर ली हैं, क्योंकि उसके मुताबिक रेंज 3 यहाँ पे लिखा गया है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जो हमारे पास सीक्वेंस जनरेट होगा वो 0 से शुरू होगा, 1 और 2 तक रहेगा। तो ये तीनों आइट्रेशंस इसकी मुकम्मल हो गई, 3 आइट्रेशंस यहाँ पे इसकी मुकम्मल हुई और अंदर वाले जो आइट्रेशंस हैं वो हर आउटर लूप की हर आइट्रेशन के अंदर वो बार बार इस तरह से मुकम्मल रिपीट होती रही। इसको अभी हमने यहाँ पे अपने आउटपुट में भी देख लिया है। तो इस तरह से एक फॉर लूप, एक नेस्टेड फॉर लूप की हमने यहाँ पे एग्जांपल ली है ताकि हम नेस्टेड लूप को समझ सकें कि नेस्टेड लूप किस तरह से काम करती है। और ये लाजमी नहीं है कि आपने सिर्फ फॉर लूप ही यूज़ करनी है, इसके अंदर आप और लूप्स भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि पाइथन में एक और लूप होती है वाइल लूप, आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी के अंदर हम वाइल लूप का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और इसके अंदर आप इस फॉर लूप के अंदर एक और फॉर लूप अगर डालना चाहें, ऐसे मैं यहाँ पे ये वाली जो फॉर है इसके अंदर मैं एक और फॉर लूप का आगाज करना चाहता हूँ, तो वो भी आप कर सकते हैं। ये देखिए मैं एक और इसके अंदर एक लूप लगा रहा हूँ जो कि फॉर एग्जांपल 3 टाइम्स चलेगी। तो इस तरह से जो इसके अंदर कोई हद नहीं है, आप अपनी मर्जी के मुताबिक लूप्स लगा सकते हैं। अब ये वाली जो है ये इसके अंदर एक लूप है, इस लूप के अंदर हमने एक लूप लिख दी है, तो ये इसकी नेस्टेड लूप है। तो इसको कहते हैं चेन ऑफ नेस्टेड लूप। आप इस तरह लूप्स बनाते चले जाते हैं। तो अब तक तो हमने ये सीखा है कि हम नेस्टेड लूप होती क्या है, कैसे ये काम करती है। आने वाली वीडियो में हम इसके हवाले से प्रॉब्लम सॉल्विंग करेंगे। हमारे सामने एक प्रॉब्लम होगा और उस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे नेस्टेड फॉर लूप की मदद से। अब अगर हम इसको रन करके देखते हैं तो अब आप देखिए कि यहाँ पे जो हमारा रिजल्ट शो हो रहा है, इसको अगर हम यहाँ पे देखें तो ये देखिए कि सबसे पहले i की वैल्यू यहाँ पे 0 प्रिंट होगी, हमारी आउटर लूप चलेगी, उसके बाद प्रिंट i हुआ, फिर j की वैल्यू 3 वो प्रिंट हुई, फिर यहाँ से 3 के बाद कंट्रोल 4 पे नहीं आया बल्कि इसके अंदर की जो लूप है ये चलना शुरू होगी और इसमें हमने लिखा हुआ है k की वैल्यू 0 है, तो आप देखिए फिर 0 प्रिंट हुआ और फिर ये लूप दोबारा चलेगी, फिर k की वैल्यू 1, यानी जो आखिरी लूप होती है वो अपनी सारी आइट्रेशंस मुकम्मल करती है और 1 प्रिंट हुआ, फिर 2 प्रिंट हुआ और उसके बाद वापस कंट्रोल j की तरफ आएगा और फिर j की वैल्यू 4 प्रिंट हो जाएगी और फिर ये अंदर लूप की तरफ हम आ जाएंगे और फिर ये अपने तीनों चक्कर मुकम्मल करेगा। यहाँ पर रेंज 3 का हमने यहाँ पे सीक्वेंस लिखा हुआ है जिसपे ये अंदर वाली लूप ऑपरेट कर रही है। इसी तरह से ये लूप नेस्टेड लूप काम करेगी और जब ये अंदर वाली सारी अपनी लूप्स काम मुकम्मल कर लेंगी, कंट्रोल आउटर लूप की तरफ चला जाएगा और फिर आउटर लूप जो है वो अगली आइट्रेशन यानी i की वैल्यू फिर मान होगी और फिर अंदर वाली लूप्स अपना काम करना शुरू कर देंगे। तो ये बिल्कुल मशीन्स की तरह काम करती है। जिस तरह एक मशीन के अंदर एक व्हील लगा होता है, उसके अंदर एक और हमने एक पुर्जा लगा दिया, वो काम करेगा और फिर उसके अंदर आपने एक और पुर्जा लगा दिया है। इस तरह से ये मशीन्स की तरह काम करती हैं लूप्स। तो अब तक तो हमने इस वीडियो के अंदर ये जाना है कि नेस्टेड लूप होती क्या है, कैसे ये काम करती है, इसका आउटपुट कैसे शो होता है। आने वाली वीडियो में हम नेस्टेड लूप का इस्तेमाल करते हुए प्रॉब्लम सॉल्विंग कर पाएंगे कि हम किस तरह से किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं नेस्टेड लूप के ज़रिए।